नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम और इसके अलावा जो भी टीचिंग्स एग्जाम होते हैं जिसमें ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है और बीपीएससी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों। और आप अपनी तैयारी दोस्तों जरूर चेक करिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न इसमें से सही हो पा रहे हैं। और इस चीज़ को दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, खाद्य के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रमों का सही क्रम क्या है। खाद्य जो श्रृंखला होती है दोस्तों, खाद्य के पाचन जो भोजन पदार्थ हम ग्रहण करते हैं या खाते हैं उसके पाचन में शामिल होने वाले जटिल प्रक्रमों का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है अंतग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण या निष्कासन। अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतःकरण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, निष्कासन। ऑप्शन 4 दे रखा है कि अंतःकरण, स्वांगीकरण, अवशोषण, पाचन या निष्कासन। तो इसमें से आपको बताना है कि खाद्य के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रमों का सही क्रम क्या होगा। पहले अंतग्रहण होगा दोस्तों, सब में देखिए, सब में एक चीज़ कॉमन है, अंतग्रहण पहले होगा और निष्कासन जो है सबसे लास्ट में होगा, सब में एक चीज़ सेम है। और दूसरी प्रक्रिया जो होती है दोस्तों क्या होती है, पहले अंतग्रहण होता है, दूसरा क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन जिसमें आपको दिखाई दे उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको काट दीजिए। इसमें अंतग्रहण के बाद स्वांगीकरण है, गलत है। अंतग्रहण के बाद अवशोषण है, गलत है। अब 2 ऑप्शन आपके पास बच रहा है जिसमें दिखाया गया है कि अंतग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है। अब दोस्तों तीसरा प्रक्रिया क्या होती है, पहला अंतग्रहण होता है, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, तीसरा क्या होता है, अवशोषण होता है, और चौथा स्वांगीकरण, पांचवा क्या होता है, निष्कासन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है यही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अंतग्रहण के बाद क्या होता है, पाचन होता है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, फिर उसके बाद निष्कासन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजी होकर ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसके साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है कौन। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पाइरूवेट या अमीनो अम्ल। तो दोस्तों आप बता दें कि कौन है जो इसमें से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, पाइरूवेट या अमीनो अम्ल में से जो हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजी होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा इसमें से, ओ है, ए बी या बी। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहने का मतलब रक्त का कौन सा समूह है जो कि सभी से रक्त ले सकता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं। और रक्त समूहों की खोज दोस्तों, या कह सकते हैं कि रक्त समूहों की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। और आपको बता दें रक्त का जो रंग लाल होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह इसमें से कौन सा होता है, ए बी होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। और दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि एक व्यक्ति है जिसका ए रक्त ब्लड ग्रुप ए है, उसका विवाह जो है ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला से हो जाता है, तो ओ ब्लड ग्रुप होने के कितने % चांसेस हैं। तो इसका राइट जवाब होगा कि 50% चांस ऐसा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं इसलिए क्वेश्चन दोहराता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि सीटेट की दोस्तों थीम होती है, कह सकते हैं कि उसकी प्रक्रिया होती है, वो बार बार जो पुराने ईयर्स प्रश्न होते हैं उसको रिपीट जरूर करता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि नेपेंथेस या घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में पौधा कहाँ पाया जाता है।
तो एक घटपड़ी, इसे घटपड़ी पौधा कहते हैं दोस्तों, जो कि मेढक कीड़ों यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। फंसाने का इसका जो दोस्तों बनावट होती है, एक पत्तियों से ही बनावट होता है और इसका जो ऊपरी सिरा होता है वो पत्तियों के द्वारा ही क्या होता है, ढका होता है। ठीक है, और यह क्या करता है, इसके अंदर से दोस्तों महक निकलती है, खुशबू आती है, जिसकी ओर आकर्षित होके चूहे, मेढक, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उसके महक से आकर्षित होते हैं और उसको फंसा कर उसका वो क्या कर देती है, शिकार कर देती है। ठीक है, और यह घटपड़ी पौधा एक मांसाहारी पौधा भी कहा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, असम, उड़ीसा। तो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और दोस्तों कभी आप बता दें कि असम में, कभी कभी असम से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और कौन सा अभ्यारण्य है? तो आपको बता दें दोस्तों, काजीरंगा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और वो कहाँ पे अवस्थित है? असम राज्य में अवस्थित है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पूछा रहा है कि पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच में हमें एक पतली चूड़िमा संरचना मिलती है जिसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ है जुलाई 2013 में, पेपर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि पंखुड़ियों के अंदर एक फूल के बीच में हमें पतली चूड़िमा संरचना दिखाई दे। दोस्तों आप फूल देखेंगे तो फूल के अंदर एक आपको पतली चूड़िमा संरचना दिखाई देगी, आप खुद उस चीज़ का अवलोकन कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पराग कोश कहते हैं, पराग, मूलांकुर या वर्ती काग्र। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको पराग कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और दोस्तों अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे दोस्तों जो अक्सर आपके पेपर में रिपीट होता रहता है, इसलिए मैं अपने प्रैक्टिस सेट में दोस्तों इन प्रश्नों को भी अक्सर मैं रिपीट करता रहता हूं। ठीक है, हमारे देश में ऐसे गांव जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। ये गाँव कहाँ होने वाला है? दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहाँ पे ग्रामवासी जो हैं वो अपना जो घर का निर्माण होता है दोस्तों, जो उनका घर होता है उसका निर्माण कहाँ पे करते हैं? बांस के खंभों पे वो अपने घर का निर्माण करते हैं, बांस के खंभों पे। ठीक है, तो ऐसा घर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है और जो निचला हिस्सा होता है वो बारिश के कारण क्या होता है? बारिश में डूब जाता है। इस कारण ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो घर की छतें होती हैं ढालू बनाई जाती है, ढालू नुमा, क्योंकि जबकि इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पानी है वो छत पे रुके ना। ठीक है, तो ये कहाँ का विशेषता है घरों की? तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड। तो ऐसे मकान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? इस तरीके के असम में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। एक बगुला अक्सर भैंस की पीठ पर देखा जाता है, इसका कारण क्या होता है? वह भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। भाई बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर गाना थोड़ी न गाएगा या गाना पसंद करेगा, बिल्कुल गलत है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह आराम करता है, ये भी गलत है। आराम करने के दोस्तों उसके पास कई स्थान होते हैं। वह भैंस की पीठ पर परजीवी को खाता है। वह घास में मौजूद कीड़ों को खाता है। तो घास से मौजूद कीड़ों को खाता है तो घास पे बैठेगा ना, तो उसके शरीर पे क्यों बैठेगा? ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 3 है। वह भैंस की पीठ पर परजीवी को खाता है। दोस्तों क्या होता है कि जो मवेशी या जानवर होते हैं उनके शरीर पे कुछ कीटे होते हैं दोस्तों जो उनको परेशान करते हैं, और उन्हीं को खाने के लिए जो बगुला होता है उनके पीठ पे बैठता है और उससे जो मवेशी या पालतू जानवर होते हैं उसकी रक्षा हो पाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चांगपा जन आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े शंकु की आकृति के तंबुओं का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन तंबुओं का डिजाइन है। तो चांगपा आदिवासी जाति के लोग हैं दोस्तों जो कि कहाँ पे निवास करते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों पे निवास करते हैं। ये बड़े शंकु की आकृति के तंबुओं का उपयोग करते हैं रहने के लिए।
और जो उन्हें अत्यधिक क्या करते हैं, ठंड से बचाते हैं। और इन तंबुओं की डिजाइन कितने साल पुरानी है? 1000 वर्ष से भी पुराना, लगभग 800 वर्ष पुराना, लगभग 100 वर्ष पुराना, अत्यधिक आधुनिक। तो दोस्तों ये बता दें कि कितना पुराना है, 1000 से भी पुराना, ठीक है, इससे ज़्यादा पुराना है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो ऐसा कहाँ का स्थान है दोस्तों, हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहा जाता है, और जहाँ पे जानवरों को बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, लेखा कहा जाता है। यह कहाँ का स्थान हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख। तो ये दोस्तों कहाँ का है ऐसा स्थान है जहाँ पे बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है। तो ये कहाँ का है? लेह एंड लद्दाख का। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? दोस्तों 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो छात्रा है वो कहाँ से आई है, वो बताती है कि वह जहाँ से आई वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे जो घर है वो पत्थर तथा लकड़ी से बने हैं। तो छात्रा कहाँ से आई है? असम से, तमिलनाडु से, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर राजस्थान से। तो कहाँ से आई दोस्तों? मनाली हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वहाँ के घरों की विशेषता ऐसी होती है जो कि घर किसके बने होते हैं? घर जो होते हैं पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं और वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है और बर्फ़ भी पड़ता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह या मुरगांव बंदरगाह। तो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि शेयर करिएगा और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट से कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। निम्नलिखित में से क्या सर्दियों में पहना जाता है? रेनकोट, रेनकोट तो बारिश में पहना जाता है। सर्दियों में क्या पहना जाता है? मफलर, गमबूट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब सर्दी अधिक पड़ती है तो लोग ठंड से बचने के लिए मफलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि ब्रह्मंडल के वायुमंडल परत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? वायुमंडल जो होता है दोस्तों, वायुमंडल परत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो बाह्य परत में पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली किस किरणों से बचाता है? ओजोन परत जो होती है पृथ्वी की, दोस्तों यहाँ ओजोन परत होती है, क्या करती है? सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, किस किरणों से सूर्य पृथ्वी की रक्षा करता है? पृथ्वी की रक्षा जो है किन किरणों से करता है? क्या है आपका? ओजोन परत है, जिसको O3 बोलते हैं, ठीक है। तो किससे रक्षा करता है? जो पराबैंगनी किरणें आती है दोस्तों, इसके माध्यम से पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, ठीक है। ये क्या करती है पराबैंगनी किरणें? त्वचा के लिए हानिकारक होती है। किसके लिए? त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
वायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? वायु के संबंध में इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही नहीं है? विमान उड़ान भर सकते हैं, वायु का भार होता है, वायु स्थान घेरता है, वायु में रंग होता है। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, इसका राइट जवाब ये होगा कि वायु में क्या होता है? रंग होता है। ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि एक पक्षी एक पेड़ पर ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी कौन सा है? सनबर्ड है, इंडियन रॉबिन है, कौवा है या डब है? दोस्तों एक पक्षी है जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है। वह कौन सा पक्षी हो सकता है? सनबर्ड, इंडियन रॉबिन, कौवा या डब? तो कौन होता है दोस्तों? कौवा होता है, जो कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपने घोंसले का निर्माण करता है। और कोयल जो होती है इसी के घोंसले को बच्चा देने या अंडा देने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों कब शुरू किया गया था? गांधी जी के जयंती के अवसर पर। गांधी जी की जयंती थी, उनके अवसर पर इसको शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का इलाज करना, पोलियो के लकवाग्रस्त प्रभाव को रोकना, पोलियो का पूर्ण उन्मूलन, इनमें से सभी। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या दोस्तों? पोलियो का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और आने की भी संभावना है। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृतक या सल? तो सांप के जहरीले दांत को क्या कहते हैं दोस्तों? विषदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषदंत कहा जाता है। अगर कहीं पे फैंग लिखा है तब भी इसका राइट जवाब होगा। और सबसे खास बात ये होती है, सांप के जहर की जो दवा होती है, खुद उसके सांप काटने की जो दवा होती है, खुद उसके जहर से ही उसका निर्माण होता है या बनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि आरटी अधिनियम के शीर्षक में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल है? यहाँ पे पूछा कर रहा है कि आरटी अधिनियम के शीर्षक में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल है? निःशुल्क लेकिन अनिवार्य नहीं, केवल गरीबी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य है लेकिन निःशुल्क नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न दोस्तों अक्सर आपको एग्जाम पूछ लेता है जहाँ पे ऐसा देता है और आपको लगता है इसमें से कोई ना कोई जरूर सही है और उसका जवाब हो जाता है कि इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि दोस्तों कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुई अंतर्राष्ट्रीय समझौता का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो दोस्तों ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था और उसका संबंध किससे है? पेरिस समझौता से, मार्केज समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? तो दोस्तों इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण के लिए या कह सकते हैं ओजोन परतों को नष्ट करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संबंध किससे है? वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ दोस्तों? 16 सितंबर 1987। कब हुआ था दोस्तों? 16 सितंबर 1987 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है देखिएगा। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर भारी वर्षा हो जाती है जिसके कारण एक क्षेत्र है कोई, ठीक है, एरिया है, इसके ऊपरी भाग का कट के कहीं और चले जाना,
उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि जो हो जाती है उसे क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहा जाता है, वन रोपण कहते हैं, या मृदा अपरदन कहते हैं, या अपक्षय कहते हैं। तो दोस्तों वन उन्मूलन या वन रोपण, तो वन उन्मूलन होता है वनों की समाप्ति होता है, वन रोपण मतलब वृक्षारोपण करना, और भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहा जाता है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छे प्रश्न दोस्तों कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों पेडालॉजी से प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना भी है। ठीक है, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चों के हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य ये होता है कि जब बच्चा स्कूल में उपस्थित रहे तो उस दौरान उसके हर पहलू का मूल्यांकन करना, चाहे वो बच्चे का रुचि का मूल्यांकन हो, चाहे उसके ज्ञान या समझ का मूल्यांकन हो, चाहे उसके कौशल का। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और सतत और व्यापक मूल्यांकन करने से जो बच्चों में परीक्षा को लेकर अनावश्यक भय बना रहता है कि पेपर में क्या होगा, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों जब उस चीज़ का पहले से अवलोकन किया जाएगा और बच्चे को उसी तरीके से तैयार किया जाएगा तो जो उसके अंदर अनावश्यक भय है इस चीज़ को लेके वो बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा रहा है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है प्रक्रिया कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, उत्पादन कौशल और मनोसामाजिक कौशल। तो प्रश्न दोस्तों आपके 2021 में आया हुआ है कि ईवीएस का विद्यार्थी है शिक्षक द्वारा दी गई समस्या का क्या करता है? विश्लेषण करता है। तो विश्लेषण है प्रक्रिया कौशल है और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते दोस्तों, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। ठीक है, एक ईवीएस शिक्षिका द्वारा अपने छात्रों का मूल्यांकन, अवलोकन, प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उसकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने और इकाई प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है, शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है, या शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो दोस्तों आप बता दें कि जो शिक्षिका द्वारा अपने छात्रों का मूल्यांकन, अवलोकन, प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछकर और चित्र बनाने में उसकी भागीदारिता को देखकर तथा विचार विमर्श में हिस्से तथा इकाई प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है, यह दर्शाता है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है, जिससे उसको हर एक उसके पहलू की जानकारी होगी। बच्चा जो है वो किस क्षेत्र में कमज़ोर है और उससे प्रश्न पूछे गए, चित्र बनाने में उसकी भागीदारिता किस टाइप से, मतलब विभिन्न तरीके से वो बच्चे के मूल्यांकन करने की कोशिश करती है। चलिए आगे चलते हैं। और मूल्यांकन दोस्तों सबसे बड़ा ये लाभ होता है कि बच्चे के बारे में शिक्षक को सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बच्चा जो है वो किस क्षेत्र में कमज़ोर है, उसको कहाँ पे सहायता देने की ज़रूरत है, इत्यादि जानकारी दोस्तों मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलती है। ठीक है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है? वन संरक्षण शामिल है, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, लेकिन राजनीतिक संरक्षण शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था? 1938, 1988, 1986, 2017। तो भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम जो अधिनियम है वो कब आया था? 1986 को अधिनियम लागू हुआ था। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, कह रहा है कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है? कोकीन के कारण, निकोटीन, कैफीन या हिस्टामीन के कारण। तो तंबाकू के जो लत होती है दोस्तों किसके कारण होती है? निकोटीन के कारण होती है। किसके कारण? निकोटीन।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। पूछा जा रहा है कि भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है। भारत में लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है। 21 और 18 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहले लड़कों का पूछ रहा है फिर लड़कियों का। तो लड़कों का जो है क्या है 21 वर्ष है और लड़कियों का 18 वर्ष है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है। लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने में, लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। तो मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है जब कोई व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक शराब का सेवन करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। तो किसे 100% खुले में शौच मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो किया गया दोस्तों केरल को। किसको? केरल को। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा।